अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से पंजाब और KPK में इंतखाबात पर लिया गया अज खुद नोटिस का केस बहुत सी नई आईनी बहसों और सवालात को जन्म दे रहा है। इस केस पर बनने वाला 9 रुकनी बेंच तो टूट गया है, मगर उसमें शामिल 4 जज साहिबान जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर की जानिब से लिखे जाने वाले नोटिस में अज खुद नोटिस के इख्तियार, सूबाई असेंबलियों की तहलील, वजीर आला के इख्तियारात, जमहूरी उसूलों की पासदारी, एक जज साहिब की मुबैना ऑडियो लीक्स और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस के हवाले से अहम सवालात खड़े किए गए हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने तो वाज़ेह कर दिया कि उनके सवालात को तहरीरी हुक्मनामे में शामिल ही नहीं किया गया। इस केस की कार्रवाई के साथ चलना मुमकिन नहीं। वकला तंजीमों और PDM के एतराज़ात के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया, मगर दूसरी तरफ फारूक नायक की तरफ से की गई फुल कोर्ट की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। यूं ये केस एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अब कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं, जहां इस केस पर समाअत जारी है और अब कल सुबह 9:30 बजे दोबारा से इस केस की समाअत का आगाज होगा। इसी मामले पर प्रोग्राम का आज का पहला सवाल हमारे पैनल के सामने रहेगा। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ईसार राना और अबसार आलम साहब, जबकि हैदर वहीद साहब भी आज खुसूसी तौर पर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। लीगल एक्सपर्टीज हम जानने की कोशिश करेंगे, कानूनी तौर पर यह मामला कहाँ खड़ा है, हल किस तौर हो सकता है, नताइज क्या निकल सकते हैं। आप सबके लिए सवाल ये मैं एक बार फिर याद करा दूं कि फुल कोर्ट की इस्तदा की गई थी, मुस्तरद हुई, 9 रुकनी बेंच सुन रहा था, जिसमें से 4 जज अलहदा हो गए हैं। 4 जजेस ने अपने इख्तिलाफी नोट भी शामिल किए हैं जिसमें एतराज़ हैं और बहुत से सवालात उठाए गए हैं। साथ ही जजेस अपने जज ब्रदर्स पर एतराज़ात कर रहे हैं। PDM के एतराज़ात मौजूद हैं, बार के एतराज़ात मौजूद हैं कि चेरी पिकिंग की गई बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हुए। अब 5 रुकनी बेंच आइन की तशरीह कर रहा है इंतखाबात के मामले को लेकर। सवाल आप सबके लिए इस तरह से, 4 जजेस का वाज़ेह इख्तिलाफ, क्या 5 रुकनी बेंच का फैसला हर फरीक के लिए काबिल कबूल होगा? हैदर वहीद साहब, जो आज पूरा दिन हुआ और जो पिछली समाअत में हुआ, आज काफ़ी बात भी की गई, जो जजेस के नोट भी सामने आए, आपकी नज़र से भी यकीनन गुजरे होंगे। मैं सबसे पहले आपका ओपिनियन चाहूँगी, मामला कितना हसास है, दुरुस्त समत में आगे जा रहा है? देखिए, मामला तो बेइंतहा हसास है और जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने आज फिर कहा, तो लगता यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका मुतालबा किया जा रहा है वो कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए कि जैसे जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ और किया गया, तो वही चीज़ जब तक इमरान खान साहब के साथ नहीं होती तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तस्वर नहीं की जाएगी। तो लिहाजा जाहिर है कि इतनी अब मुतनाज़ा सिचुएशन है कि हालांकि ज़्यादा फोकस मरियम साहिबा का उन अदालती कार्रवाइयों के हवाले से है जहां खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस आगे नहीं बढ़ रहे, यानी तोशा खाना, यानी टेरियन वाइट का केस, यानी फॉरेन फंडिंग का केस। बट जाहिर है कि ऑडियो लीक्स के बाद उन्होंने 2 जज साहिबान पे भी एतराज़ उठाए थे और फिर 2 साबिक जज साहिबान जिनका पनामा केस से बहुत ताल्लुक़ रहा है, उनके हवाले से आज भी बहुत तनकीद की उन्होंने। तो इस हवाले से जो है वो सियासी रंग तो देखें हर चीज़ को अभी कहीं ना कहीं से जो है वो मिल रहा है, लेकिन हमने देखा कि जो जिन 2 जजेस पे एतराज़ था खासकर, तो वो दोनों ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया इस बुनियाद पे कि हाँ, उन्होंने अपना माइंड शो किया था कि वो किस तरफ खड़े हैं कि 90 दिन के में इलेक्शन लाजमन होने चाहिए। और उसी तरह से बाकी 2 जो जज साहब थे, जस्टिस मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने भी अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया है, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने भी अपना ओपिनियन एक हद तक एक्सप्रेस किया था। तो अब जो लोग रह गए हैं भी हैं मंदोखेल साहब के अलावा, जिन्होंने कोई बहुत ज़्यादा वाज़ेह स्टांस नहीं लिया था इस इशू के हवाले से। जो सवाल है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, 90 दिन में लाजमन होंगे, और इलेक्शन के हवाले अब जो आगे किस तरह बढ़ा जाएगा। और इसमें जो वो नुक्ता था कि लेकिन नहीं, पहले डिसोल्यूशन को भी देखा जाए कि भाई ये तो बात की बात है कि 90 दिन में होने चाहिए या नहीं, या हो सकते हैं या नहीं, और डेट कौन देगा। पहले इस चीज़ को देखा जाए कि डिसॉल्व असेंबलियाँ जो हैं वो आईनी तरीके से हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये सवाल जो अतहर मिनल्ला साहब ने उठाया था,
तो उसको लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये अभी देखने का नहीं है, बहुत अर्जेंट मैटर है, तो लिहाजा लग नहीं रहा कि उसको, क्योंकि सवाल नहीं फ्रेम किया गया है सुओमोटो में, जहां चीफ जस्टिस सुओमोटो लेते हैं, फ्रेम करते हैं सवाल, सिम्प तय करते हैं एक सुओमोटो एक्शन की, और फिर बेंच को तश्कील देते हैं कि वो उन सवालात की हद तक जो है फैसले करे। और इस पे एक अलग कंट्रोवर्सी चलती है कि ये इख्तियार और सवाबदीद सिर्फ चीफ जस्टिस की नहीं होनी चाहिए, टॉप 5 जजेस की हो, वगैरह वगैरह। लेकिन आज आपका अगर ये सवाल जो है कि काबिल कबूल होने की बात है, तो देखें ये हर चीज़ बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा और सियासत का रंग इख्तियार कर चुकी है। लेकिन अगर ये रिक्यूजल्स ना होते तो डेफिनेटली सियासत की नज़र हो जाना फैसले का चांस बहुत ज़्यादा था। तो मेरे ख्याल से ये तो मुतनाज़ा तरीके से हुआ, ऐसे शोर हंगामे के बाद हुआ जिससे कोई ज़्यादा क्रेडिट हमारे सिस्टम को नहीं हासिल हुआ। लेकिन बहरहाल रिक्यूजल्स के बाद अब ज़रा थोड़ा सा मामला पहले से ठंडा ज़रूर हुआ है, और मेरे ख्याल से कल कोई ना कोई फैसला मुझे नजर आ रहा है कि इसमें प्रॉबेबली हो जाएगा। क्या फिर भी मुतनाज़ा नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रहा मुतनाज़ा नहीं होगा, लेकिन जितना मुतनाज़ा होता अगर ये रिक्यूजल्स ना होते उससे तो डेफिनेटली कम ही मुतनाज़ा होता नजर आ रहा है। बट बहरहाल ये एक मैं इसके ऊपर बाद में आती हूँ। हैदर साहब दोबारा आपकी तरफ एक और भी असखुद नोटिस की बुनियाद के सवाल को भी लेकर। हसन साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अभी बात भी की और ये एक राय भी बनी गुज़िश्ता 3 दिन में जब से मामला टेकअप हुआ असखुद नोटिस का, एक जिस तरह के जजेस ब्रदर्स ने एक दूसरे पर बात की, बार ने की, फिर एक मुबैना ऑडियो, एक तकसीम के तासुर सामने आया एक बेंच के अंदर जो कि आला अदलिया है। अब जो अगर फैसला आएगा क्या वो स्मूथली चीजों को आगे लेके जाएगा, एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, या आप कहते हैं कि मुश्किल ही रहेगा मामला? आयशा, जजेस जो आपने कहा ना ब्रदर्स, तो वैसे तो मुसलमान भी भाई हैं, एक को तकलीफ पहुंचे सारे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है, इसलिए वो छोड़ें आप ब्रदरहुड हमारे मुल्क में। बाकी देखो यहाँ तो ईद के चांद, अज़ान के वक्त, बुनियादी तारीख़ी वाक़यात, सहरी और अफ्तारी के औकात पर इत्तेफाक नहीं है। ये तो फिर सियासतदानों की गंदी कम्युनिटी है। कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल आपस में रंबा संबा नाच रहे होंगे। अच्छा, और क्या यही हमारी तारीख़ नहीं है? सो आप अपना खून ना जलाएं, ना हमारे दिमाग खपाएं। बनु उमैया की मलूकियत से लेकर मेरा मुल्क मेरी मर्जी, मेरी जमहूरियत मेरी मर्जी, ये वो बिगड़े तिगड़े हैं जिनका सिर्फ डंडा पीर है। बिल्कुल मुतनाज़ रहेगा। दूसरी और आखिरी बात, वो ज़रा एकेडमिक है। चेरी पिकिंग टाइम जो होता है, ये बड़ी मनहूस इस्तिलाह है। ये मौत के करीब जब बंदा पहुंचता है ना, तो नॉर्मली ये एक्सप्रेशन उस वक्त इस्तेमाल होता है कि भाई ये तो हमारा तो अब चेरी पिकिंग टाइम है। तो जिस किसी ने भी ये टर्म इस्तेमाल की है उसे चाहिए ज़रा रीचेक कर ले। बाकी नहीं, मुतनाज़ा था, है और रहेगा। यही आपकी पहचान है पिछली कई सदियों से। हाँ जी, मतलब हमने सीखना कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं शहजाद साहब। ये मुतनाज़ा मामला निकलेगा। एक सेकंड। बनु उमैया की मलूकियत से लेकर आज तक मेरा मुल्क मेरी जमहूरियत मेरी मर्जी, ये इस तरह का है, कहता वैसे ही रहेगा। ठीक है, पता नहीं किन लोगों के हाथ। शहजाद साहब वो कह रहे हैं हसन साहब के मुतनाज़े मामला रहेगा। 4 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिख दिए, 4 जज हट गए, 2 वो और 2 जिन पर एतराज किया गया। सर, जो भी फैसला आता है क्या उसको कबूल कर लिया जाएगा? अमल दरामद की तरफ बढ़ते हुए इलेक्शन पे जाएंगे, या आप कोई और सीन देख रहे हैं? देखिए, इसके 3 हिस्से हैं। मैं डिटेल में हर एक के नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके 3 हिस्से करके देख लें। आईनी तौर पर, फिर उसके बाद एक कानूनी हिस्सा है, और फिर सियासी है। सियासी पहले कर लेते हैं, क्योंकि जो फैसला आना है वो सियासतदानों ने कबूल करना है या उसको रद्द कर देना है। और सियासी जो उसके मुज़मरात होंगे या जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो सबसे अहम है, जिसकी बुनियाद पे आपका ये सवाल है। अगर आपको सियासी तौर पर देखना है, तो आज का मरियम नवाज का जो खिताब था वो वाज़ेह तौर पर इशारा दे रहा है कि उनको ये खतरा है कि फैसला आने वाला है। जो फैसला आने वाला है वो ऐसे वक्त में आ रहा है कि उनकी बहुत सारी प्री कंडीशन मीट नहीं हो रही, और प्री कंडीशंस भी उन्होंने बड़ी क्लियरली आज वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन कब होगा? इलेक्शन जब होगा जब ये 3-4 चीजें हो जाएंगी, और उसका हैदर वहीद साहब ने आपके सामने जिक्र किया। तो जिन्होंने कबूल करना है
अगर उनकी नीयत और मर्जी ही नहीं है कबूल करने की कोई फैसला, तो ये जो फैसला होगा, जो कि इस बेंच का होगा, वो फैसला अब वो करने के बाद उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, वो कबूल कौन करेगा, कौन उसके मुताबिक चलेगा, ये वही काम है जो कि पिछले 1.5-2 महीने से गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के बीच में फुटबॉल के तौर पे फंसा हुआ है। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा आपका सवाल इसके ऊपर ये आ सकता है कि अच्छा ये बेंच के ऊपर बार और बेंच, देखिए बार एक एसोसिएटेड एफिलिएटेड एरिया है, वो इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि बेंच है। और बेंच के अंदर जब कहते हैं आप दायरे में जाके काम करो, अपने अपने दायरे में, तो दायरे में जब कोई जाता है तो फिर उसको काम करने, अपने दायरे के अंदर काम करने दिया जाना चाहिए। आप उसके ऊपर अपील कर सकते हैं, आपने अपील की, सदा की, नहीं मानी गई, जो रिक्यूज हो गए जज जिनको ऊपर उंगली उठी थी, बड़ा अच्छा हो गया, बजाय अब 9 के 5 सुनेंगे। उन 5 को कोई ना कोई तो पाकिस्तान में एक ऐसी कोई एंटिटी होगी ना, ये रहनी चाहिए, जिसकी ऊपर कोई तनाज़ा आ जाए तो कोई उसकी बात मान ले। अगर हम इनके तनाज़े जब फैसले नहीं मानेंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल हमारे पार्टनर्स हैं किसी भी चीज़ के हों, वो जियो पोलिटिकल हों, वो इकोनॉमिक्स के हों, वो किसी भी चीज़ के हों, हमारी बात कौन मानेगा? ये तो खुद अपने जजेस की बात नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को, इनकी तो को दुनिया में इनकी कौन देखेगा? तो कोई नहीं मानेगा, तो दुनिया आपके साथ कोई राब्ता ही नहीं रखेगी, आपसे तल्लक नहीं रखेगी। वो तो एक और एस्पेक्ट आ गया। तो मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर उनकी हैसियत बिल्कुल वाज़िह है। तीसरी चीज़ वो क्या कह रहे हैं कि लंबे सवालों में जाओगे तो ये 3 महीने चलेगा। होने क्या जा रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने जा रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। तो वो पीरियड मिनिमाइज कर दो भाई, जिसके अंदर के तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना है, ताकि हमें सुप्रीम कोर्ट को कवर देने में आसानी रहे, और हम एक ऐसा कानून और ऐसा हुक्म पास करें जिसमें वो एरिया भी कवर हो जाए, और इलेक्शन जो कि आईनी तौर पर होने हैं वो जल्दी से जल्द या वक्त के मुताबिक हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा एहसन और सही कदम है, बड़ी एहसन तरीके से चल रहा है। जैसे हैदर वहीद साहब ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब और भी आसानी के साथ ये काबिल कबूल होना चाहिए, अगर नीयतें और आपके अहदाफ मिलते हैं और कहते हैं कि हाँ हमने पाकिस्तान की और अपने माशरे का और अपनी कौम का भला देखना है। ठीक है, तो 2 पैनलिस्ट हमारे कह रहे हैं काबिल कबूल और आसान हो जाएगा मामला। हसन साहब कहते हैं ये मुतनाज़ था, है और रहेगा। अफसार आलम साहब, एक बात का हवाला भी दिया गया और मरीम नवाज ने तकरीर की, उन्होंने बार बार दोहराया पहले अदल फिर इंतखाब। आप क्या समझ रहे हैं कि फरीकैन में हुकूमत शामिल है, PDM भी शामिल है, एक तरह से देखा जाए पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी आज कहा गया कि अब तो 90 दिन में मुमकिन ही नहीं रह गया, और फिर बहुत सी वो बातें जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुके, जो उनको लग रहा है कि उनकी लिमिटेशंस हैं, उनको जवाब दिए गए इदारों की तरफ से। किस तरीके से टेकअप किया जाएगा अगर कल कोई तारीख का ऐलान हो जाता है या इलेक्शन का बताया जाता है? काबिल कबूल रहेगा या उसको दोबारा से चैलेंज किया जा सकता है? कहाँ चैलेंज करेंगे जी? सुप्रीम कोर्ट के बाद तो अल्लाह मियां ही है ना जिसके पास चैलेंज किया जा सकता है। अपील करने का उनकी मर्जी है, अपील, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही बेंच होगा दोबारा, अब वही जजेस होंगे और वही केस सुनेंगे और वही कह देंगे। कौन सी आपने कभी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो किया हो एक बेंच ने वो दोबारा चेंज हो गया हो? तो खैर ये एक अलग बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जुडिशरी तकसीम हो चुकी है, और जुडिशरी सिर्फ बेंच नहीं होती, बार और बेंच मिल के जुडिशरी बनते हैं, तब ये एक पिलर स्टेट का बनता है। और अनफॉर्चुनेटली हम सबको तनकीद करते हैं, लेकिन जो सबका एहतसाब कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है और जिस पे सबको एतमाद होना चाहिए कि ये कोई तो ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने फैसले ले जाकर कर सकते हैं, तो वहाँ बैठने वाले जजेस को का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपना अखलाकी और अपना पेशा वाराना मयार इतना बेहतर रखें कि कोई उन पर उंगली ना उठा सके, या कम से कम उंगली उठाए तो रोज़ाना ना उठाए, और रोज़ाना ना उठाए तो हर घंटे बाद ना उठाए। आप देखिए पहले बेंच की जो कॉम्पोजिशन थी उसमें एक ऐसे जज को शामिल किया गया जिनकी ऑडियो टेप आई थी। क्या मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को इस वाक़े का इल्म नहीं था बेंच बनाते हुए? और फिर उन्होंने जब वो बेंच बनाया तो उसमें सबसे सीनियर मोस्ट जो जज हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनको क्यों बाहर रखा गया? ऐसा क्या उनके साथ इख्तलाफ है या तासुब है काजी फ़ाइज़ ईसा के साहब के खिलाफ कि उनको किसी बेंच में शामिल नहीं किया जाता? तो जब आप इस बेंच को एक रेजिमेंट की तरह चलाना चाह रहे हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि पहले बेंच की कॉम्पोजिशन इस तरह की गई, अब जब 2 जजेस जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखे हैं, अब जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो बात लिख के दी है उन्होंने कही नहीं है, ये बहुत अहम है और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने
ज़ुबानी फैसला कुछ और लिखवाया और जो तहरीरी फैसला है वो कुछ और है। अब क्या जस्टिस अतर मीनल्लाह उतने मुअज़्ज़ज़ ब्रदर जज नहीं हैं जितने कि चीफ जस्टिस हैं? हमें तो यही पता था कि तमाम जजेस बराबर होते हैं। तो अगर चीफ जस्टिस साहब ने एक रेजिमेंट की तरह बेंच को चलाना है और जजेस बराबर नहीं हैं, जो कि लग रहा है, फिर उन्होंने डिसमिस कर दिया। मंसूर अली शाह ने जो क्वेश्चन उठाया कि जी असम्बलियों की जो तहलील हुई है क्या सूबाई असम्बलियों की, उसके बुनियादी नुकात को देखना चाहिए, वजूहात हैं या नहीं हैं। तो जजेस का हक होता है कि वो सवालात उठाते हैं। उन्होंने अपना ज़हन नहीं दिया किसी ने, उन्होंने सवालात उठाए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने वो सवालात भी शामिल नहीं किए। जस्टिस मंदू खेल साहब ने भी सवालात उठाए हैं, उनको भी सवालात अकोमोडेट नहीं किए। जो फरीकैन हैं उन्होंने भी कहा है कि फुल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस मंदू खेल ने भी कह दिया फुल बेंच तश्कील दिया जाए। बिल्कुल, अब साहब यही बात मैंने अपने इब्तिदाई में भी कही कि जो अभी आप इंस्टीट्यूशनल जो आप एक मुबैय्यन ऑडियो की बात कर रहे हैं उस पे जस्टिस मंसूर ने खुद कहा कि कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस नहीं दिया हमने। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। बात यह है कि जब आप चाहते हो, अगर और चाहना चाहिए जजेस को, जजेस सियासतदान नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों से ज़्यादा सियासत कर रहे हैं। अगर चाहते थे कि मुतनाज़ा ना हो तो फुल बेंच बना देते उन जजेस के अलावा जो अपना जहन जाहिर कर चुके हैं, फिर फैसला शायद कम मुतनाज़ा होता। फैसला अभी भी मुतनाज़ा होगा, इंतहाई मुतनाज़ा होगा। और ख़ास तौर पे मैंने जिस तरह आपको बताया है कि जिस तरीके से बेंच को बुलडोज़ किया जा रहा है, जो दूसरे जजेस की राय को बुलडोज़ किया जा रहा है, उसकी वजह से ये फैसला की कोई असर नहीं रखेगा। इम्प्लीमेंट शायद हो जाए, लेकिन जो हमारे मुल्क में फसाद फैल गया है जुडिशरी की तकसीम होने की वजह से और चंद जजेस को निशाना बनाए जाने की वजह से, ये मुतनाज़ा ही रहेगा और तनाज़ात बढ़ेंगे मज़ीद। ठीक है, और चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है कि वो बेंच किस तरह का कॉन्स्टिट्यूट करें और ये उन्हीं का इख्तियार है। और 184(3) को भी जजेस की तरफ से, जो कि जज ब्रदर्स मौजूद हैं, उन्होंने जरूर सवालिया निशान बनाया है कि ये सो मोटो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तरीक़ाकार क्या रहा। बहुत से सवालात उठाए गए हैं और खुद अदालत के अंदर से सवाल उठ रहे हैं। शहजाद साहब कहिए प्लीज जल्दी से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं अपने आप को किसी फरोई बहस में उलझाना नहीं चाहता। हैदर वहीद साहब बैठे हैं। जुडिशरी क्या चीज़ है, बेंच क्या चीज़ है, एक जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन वो बहुत बेहतर दे सकते हैं बजाय इसके कि मैं या कोई और दे। एक तो मेरा ख्याल है इसको वाजे कर देना चाहिए। और आईन पाकिस्तान बेंच को, बार को डिटर्मिन नहीं करता, बेंच को डिटर्मिन करता है अपने कवानीन और अपने आर्टिकल्स के थ्रू। दूसरी बात, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम हर चीज़ को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, और जब कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक गिलाफ है एस्टैब्लिशमेंट का, और उसको चाहे हम रेजिमेंट की आवाज़ में क्या कि उसको चढ़ाना चाहें गिलाफ अपने मकसद के अंदर, या उसको बेंच के तौर पे ही और जुडिशरी के तौर पे ही और जजेस के तौर पे ही जाना जाए। मेरा ख्याल है कि ये फर्क करने की जरूरत है। लेट्स नॉट उसको हम ये काउच ना करें वर्ड्स के अंदर। और मैं हैदर वहीद साहब से इसका पॉइंट लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसार साहब को शामिल कर लूँ। इसार साहब, अब यहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि मुतनाज़े रहेगा और कुछ राय ये भी है कि बहुत आसान हो जाएगा मामला हल करना। आपके ख्याल में काबिल कबूल मामला बन जाएगा? देखिए, बात यह कि जो पाकिस्तान है ना, यहाँ पे तमाम जितने भी नुमाइंदा हमारे जमातें हैं, इदारे हैं, जो भी है, उनका एक मुत्तफिक का नारा है और वो है कि उनका कान चिट्टा होता है। वो कभी जो उनकी विंडो से नज़र आ रहा होता है वही सही होता है, बाकी सब कुछ गलत होता है। अभी बड़ी तफसीली इस पे बात हो रही है, तो मैं तो कि जजेस का, हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि जजेस का जो एजेंडा है वो सियासी है। तो मेरा तो सवाल ये है कि जो जजों ने छोड़ा है, क्या उन्होंने गैर सियासी अंदाज में छोड़ा है? क्या उनके नोट जो सोशल मीडिया पे पहले आ गए, जो नहीं आने चाहिए थे, वो किस तरह आ गए? और फिर एक जज के ऊपर ऑडियो लीक एन मौके के ऊपर क्यों लीक हुई, उसको मुतनाज़ा अचानक क्यों बनाया गया? ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही करती हैं कि अगर कुछ लोगों का सियासी एजेंडा था तो कुछ लोगों का सियासी एजेंडा उन्हें रोकना भी है। और बहस किस बात पे हो रही है, फैसला किस बात का होना है? फैसला इस बात का होना है कि क्या 90 दिनों में इंतखाबात होने चाहिए या नहीं, और कौन कराएगा। ये कौन सी ऐसी बात है? आपने जो पहला जुमला बोला उसमें तो आईन और कानून की वैसे ही नफी होगी। जब दोनों तरफें अपनी अपनी मर्जी कर रही हैं तो कोई आईन और कानून तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो इलेक्शन कहाँ गया? फिर तो इलेक्शन भी किसी की मर्जी और किसी की नहीं है। देखिए, मैं तो पहले ही बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इख्तलाफिस्तान बन के रह गया है। हर चीज में इख्तलाफ। हालांकि आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मुझे इस पे भी इख्तलाफ है। मेरी मर्जी, दुरुस्त, मैं आपकी बात को नहीं मानता। वाली बात, मेरा मुल्क मेरी मर्जी, मेरी मर्जी मेरी जमहूरियत। दूसरी चीज आयशा, देखें जो अभी बात की ना शहजाद साहब ने कि यार कोई प्लेटफॉर्म तो हम ऐसे छोड़ दें जो गैर मुतनाज़ा हो। ये बेंच बना और लाई बेकदरा नल जारी तो टूट गई तड़क करके,
वो बेंच ही टूट गया। ओ भाई, अगर आप ये समझते हैं कि इसमें आप चीफ जस्टिस साहब, मेरी तो खैर इतनी औकात ही नहीं है कि मैं इस तरह इतनी बड़ी बात करूं कि वो अगर बिल्डोज कर रहे हैं तो आप उस बेंच में रह के अपना किरदार अदा करें ना। उस बेंच में बैठ के अपना जो पाकिस्तान की अवाम ने अपने पेट काट काट के आपको मरात और आपको तनख्वाहें और सारा कुछ दिया, उसकी लाज रखें। आप वहां बैठ के उनकी नुमाइंदगी करें। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि जो पहले हमें जबानी बताया गया या कोर्ट के अंदर लिखवाया गया उसमें और जो बाद में दस्तखत करने को आया उसमें मुताबिकत नहीं थी। जो सवालात उठाए गए कि ये एड्रेस करने से पहले के इंतखाब की तारीख, जो असेंबली तहलील हुई, जो आज खुद लिया गया, जिस बात पर लिया गया, वो फैसला करने से पहले ये जरूरी है जो आप शुरू कर रहे हैं। अब उनको लगा कि उनको नहीं सुना गया तो इसलिए वो बेंच के साथ नहीं है। आयशा, मैं तो कह रहा हूँ कि उन्हें नहीं सुना गया ना, तो वो उस बेंच में बैठ के अपने इख्तिलाफी नोट देते, उस बेंच में बैठ के अपना इख्तिलाफ नोट कराते। इतना टाइम ही कहाँ है, कल फैसला करना है। तो फैसला करना है तो फैसले में उनका फैसला तो शामिल होगा कि उनका शामिल नहीं होगा। पूरी कौम की नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट की नजरें अपने जजों पे लगी हैं कि कितने चले गए ने। ठीक है, बात ये कि कौम आपसे सवाल करती है। हाँ, कौम सवाल करती है। और एक जुमला प्लीज, आई एम सॉरी, नहीं कहिए। इस बात पे मुझे डर होता है कि इख्तिलाफ ना हो जाए, मैं इनका एक जुमला कह दूं। पूरी कौम, मैं बतौर पाकिस्तानी सवाल करता हूँ अपने मोअज़्ज़िज़ जजों से कि हम आपसे ये तवक्को कर रहे थे कि आप कौम को इस बहरान से निकालेंगे, आपने कौम को मजीद बहरान का शिकार कर दिया है। आपने कौम को किसी रास्ते पे लगाने के बजाय कौम को मजीद बंद गली के अंदर बंद कर दिया है। मुझे ये बताएं कि क्या कौम आपसे तवक्को ये नहीं रख सकती थी कि इस मौके पे आप अपने किरदार से और अपने प्रोफेशनल फैसलों से कौम की तर्जुमानी करते? क्या जबरदस्त सवाल उठाया है। बस इतना ही टाइम था, एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन दो बातें जो आके हैदर वहीद साहब से जानी। एक तो जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट क्या है, क्यों है, दूसरा मुतनसिम का बार बार जिक्र हुआ। कोई कैसे मुतनाज़ और मुनक़सिम हो जाता है जब हम इदारों की बात करते हैं तो वहां कितनी जिम्मेदारी है, या फिर जो लोग बाहर गुफ्तगू करते हैं वही पकड़कर किसी को मुतनाज़ और मुनक़सिम बना सकते हैं। एक ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले जहां गुफ्तगू छूटी थी वहीं से आगे बढ़ाएंगे। हैदर वहीद साहब, आपके लिए सवालात थे। एक तो उम्मीद और तवक्को की बात की जा रही थी कि इस बहरान का हल निकलेगा, मगर यहाँ तो बेंच मुतनाज़े हो गया, बेंच टूट गया। तो आप समझते हैं कि बाहर की गुफ्तगू से क्या बेंच मुतनाज़े और मुनक़सिम हो सकते हैं या वो तासुर बन सकते हैं? दूसरा, जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट, शहजाद साहब ने एक इशू उठाया कि जरा उसकी भी तारीफ कीजिएगा। देखिए, हमारी सियासत जो है वो बिल्कुल मुतनाज़ा है और दुश्मनी की हद तक मुतनाज़ा है, और उस हद तक मुतनाज़ा हो चुकी है कि अब यह सियासत नहीं बल्कि ये वो वाली दुश्मनी है जिससे फिर जमहूरियत मर जाती है। क्योंकि जब आपका पॉलिटिकल एडवर्सरी जो है वो आपका दुश्मन बन जाए, तख्त या तख्ता हो, वज़ीर आज़म का घर हो या एग्जाइल और जेल हो, इस तरह की गेम ऑफ थ्रोन्स में जब हम आ जाते हैं तो फिर बहुत डेस्परेट चीज़ें करनी पड़ती हैं पावर में रहने के लिए, लेने के लिए, छीनने के लिए, वापस लेने के लिए, किसी को गिराने के लिए। वो नो होल्ड्स बार्ड हो जाता है फिर, और हम अब उसी तरह की सिचुएशन में हैं। और ये ज़्यादती का सिलसिला शुरू होता है जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म किया जाता है, और फिर आगे हमने देखा कि तसलसल से अब उसका सुपर स्ट्रक्चर भी जो है वो एक गलत के बाद दूसरा गलत से तीसरा गलत, और अब सबके साथ गलत वाली बातें शुरू हो गई हैं। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब जो है उनके भी मामलात का अजाला होना चाहिए, और उनको इलेक्शन में हिस्सा मेरे ख्याल से लेना पॉलिटिकली बहुत ज़रूरी है इस मुल्क की जमहूरियत के लिए। लेकिन जो मियाँ साहब के साथ ज़्यादती हुई उसका अजाला ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये ज़्यादती का सिलसिला, दुश्मनी का सिलसिला बढ़ने दें। आई थिंक इसको थमने की ज़रूरत है, बढ़ने की नहीं। लेकिन जाहिर है कि फिर मरियम नवाज कहेंगी कि आपको उस वक्त जो है ये ख्याल नहीं उस तरह से आया जब हमारे साथ ज़्यादती हो रही थी। तो जब खान साहब रिसीविंग एंड पे तो आपको ज़्यादती लगती है, जब हमारे साथ हो रही थी तो फिर उस वक्त जो है क्यों नहीं आवाज़ उठाई उसी तरह से। तो ये जनरल एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस हद तक है कि अब अदलिया के फैसले हों या मईशत के फैसले हों, जो कि दोनों पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए, उनको पॉलिटिकल लेंस से नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी हर चीज़ को अब पॉलिटिकल लेंस से देखा जा रहा है, जिसके पीछे हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन और दुश्मनियां हैं जो कि हो गई हैं। किसी को ये दुश्मनी जो है उसको पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं अरेस्ट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। बाकी जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट की जो आप बात करती हैं, देखें कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो बेंच की तश्कील वो करते हैं, सुओ मोटो एक्शन वो लेते हैं, और इस पे एक डिबेट है ये इख्तियार जो है वो टॉप 5 जजेस के पास हो, सिर्फ उनके पास ना हो वगैरह, आज तो उन्हीं के पास है। लेकिन अब ये कहना कि क्योंकि ये उनका इख्तियार है, जो कि है, और जब तक ये बात चेंज नहीं होती, और शायद चेंज होनी चाहिए, लेकिन
जब तक नहीं होती तो इख्तियार उनका है, लेकिन इस इख्तियार का इस्तेमाल जिस तरह से होगा तो जाहिर है कि उसके हवाले से लोग राय भी रखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हमारी इस पॉलिटिकल जो अब दुश्मनी की हद तक बात चली गई है, ये इस मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, मईशत के लिए भी, अदालती निज़ाम के लिए भी, अदालती फैसलों के लिए भी। और फिर हर जगह आप देखें कि डिविजन्स बनते जा रहे हैं। आप बाहर के इलेक्शन देखें, सियासी पार्टियों के नारे लगे, मैं वकील हूं, मैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा ऐसा है। साहब अगले मामले की तरफ बढ़ते हैं, उसमें भी कुछ इसी किस्म की डिस्कशन आगे आएगी कि कहां पर हमारे इदारा जाती मामलों के हैं। नैब बतौर इदारा अपने आगाज से तनकीद की जद में है। हर दौर में हुक्मरान नैब कवानीन में तरमीम की कोशिश करते हैं, ये बात हम गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी कर चुके हैं। ताहम अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब कवानीन में एक और तरमीम लाने का ऐलान करते हुए मुतालबा किया है कि नैब के कानून का इतलाक हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस पर होना चाहिए। उनका कहना है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग गैर जमहूरी क़ुव्वतों को जगह देने के लिए बना, इस इदारे को बंद करना चाहिए। करप्शन हर जगह है, पार्लियामान में भी है और अदलिया में भी होगी। हर पाकिस्तानी पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अदलिया दोहरे मयार पर चल रही है जिसका दिफा नहीं कर सकते। मुकद्दस गाय वाली कानून साजी हम कब तक करें? मुकद्दस गाय वाला निज़ाम नहीं चलने देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये तरमीम वो खुद पेश करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध ने भी पार्लियामान को जजेस के मुआख़ज़े के इख्तियार की तजवीज़ दी और भारत की मिसाल देते हुए कहा कि अगर यहाँ भी ऐसा होता तो इदारों में तवाज़ुन होता। इससे कबल भी गुज़िश्ता साल अगस्त में नैब कवानीन में तरमीम की गई जो ताहाल आला अदलिया में ज़ेर बहस है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने उस वक्त भी नैब कवानीन में तरमीम को हुकूमत के खुद को एनआरओ देने से तशबीह दी थी, मगर खुद इमरान खान दौर में नैब और उस वक्त के चेयरमैन नैब जावेद इकबाल इंतहाई मुतनाज़ शख्सियत रहे। अब भी आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद नए चेयरमैन नैब की तैनाती मुतनाज़ होती नजर आ रही है। ये बात काबिल गौर है कि ये पहला मौका नहीं जब पीपल्स पार्टी की जानिब से इस किस्म की तजवीज़ सामने आई हो। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। सवाल आप सबके लिए इस तरह से है, अदलिया को नैब कवानीन के मातहत लाने का ऐलान क्या काबिले अमल है? जी हैदर साहब, ये कितना काबिले अमल रहेगा मामला और क्या इसकी तरफ बढ़ भी सकेंगे? एक तारीख भी मौजूद है, हवाला दे दूं, 93 से 96 में बेनज़ीर के दूसरे दौर में भी अदलिया के एहतसाब लेकर बयानात दिए गए थे, मगर पीपल्स पार्टी खुद ज़ेर एताब आ गई थी। देखें, एक तो जो अभी तक जो अदलिया और सुपीरियर जुडिशरी के जजेस का एहतसाब है वो तो आर्टिकल 209 में है और आइन में वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाती है और फिर वहाँ उनका एहतसाब होता है। अभी तक तो क्लियरली ये एक एवेन्यू है। अगर इससे कोई हट के बढ़ के कुछ और भी आपने उनको एहतसाब की जद में लाना है तो आपको नैब के कानून को सिर्फ तरमीम नहीं करनी पड़ेगी, आपको आइन की तरमीम करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात है कि नैब के कवानीन में हाजिर जजेस को लाया जाए तो मेरे ख्याल से ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आइन के मुतसादिम होगा आर्टिकल 209 के। एक बात, और दूसरी बात ये कि जहाँ तक मुकद्दस गाय का ताल्लुक है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दलेरी से अदलिया का तो मेरे ख्याल से जिक्र कर दिया, बट मुकद्दस गाय सिर्फ अदलिया को नहीं कहा जाता और जो इदारे हैं उनका उन्होंने नाम नहीं लिया, तो दलेरी थोड़ी उनकी भी जो है ना वो सिलेक्टेड नजर आई। ठीक है जी। हसन निसार साहब, क्या बिलावल का अदलिया को नैब कवानीन के मातहत लाने का ऐलान काबिल अमल है? देखिए जी, बात सुने, मैं तो कानून शानून को नहीं जानता, तो स्टूडेंट नहीं हूँ, हैदर वहीद साहब बेहतर बता सकते हैं। मैं तो एक सादा गुनाहगार मुसलमान के तौर पे एक बात जानता हूँ कि मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और अगर अल्लाह की अदालत में कोई भी एहतसाब से मावरा नहीं तो इस्लामी कवानीन में ये कैसे हो सकता है? अगर नहीं है तो झूठ है, या वो झूठ है ये झूठ है। और मैं एक सवाल पूछता हूँ बहुत सादा, बचपन से मत मार देते पढ़ा पढ़ा के, तो क्या खुलफाए राशिदीन के अवामी अदालतों वाले किस्से सिर्फ अफसाने हैं? बाकी ये मैं हूँ, ये मेरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ अशरों से अशराफिया की पार्टी हो रही है। आखिरी बात ये सुन लें, हम लोग बहुत मातम करते हैं मौजूदा पोलराइजेशन का, मैं भी इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, कबायली जंग, ये सियासतदान नहीं है। लेकिन यार हम में से क्या, आप सबकी उम्रें कम हैं, शहजाद भाई भी मुझसे कुछ मेरा ख्याल है कोई 35-40 साल छोटे होंगे, या मेरे को अच्छा, मैं बात ये कह रहा हूँ कि जैसी गलीज जंग बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान रही, जैसी गलीज और नंगी जंग उन दोनों के दरमियान रही, उससे कम है आज
तो इसलिए ज़्यादा मातम ना करें इस बात पे कि जी बड़ी पोलराइजेशन है। कुछ भी नहीं है, प्यार मोहब्बत के गीत गाए जा रहे हैं। वो कुछ नहीं हो रहा जो तब हुआ। वो इनके बूढ़े बाप को उठा के ले गई बेनज़ीर भुट्टो, दवाइयाँ पीछे छोड़ गई। ये डेविस रोड या पता नहीं कहाँ वहाँ से उठाया गया उस बाबे को। अच्छा, इन्होंने जरदारी साहब की ज़बान काट दी। और बाकी क्या बचा? ये तो नौबत नहीं आई अभी। तो पाकिस्तान की सियासत नॉर्मल पर सीख भी तो लिया ना फिर 2006 दुआ करें वहां तक न जाए। ठीक है भाई, छोड़ें, हाथ मिला लिए। ये बिच्छू हैं, ये बिच्छू हैं। आने वाले दिनों में देखना, ठीक। ये ताकतवर दुश्मन ने इकट्ठा किया है इमरान के खौफ ने, वरना देखो। ठीक है जी। वरना मैं तेरा ना था और तू कभी मेरा ना था। हाँ, ये हमें किसी और के खौफ ने इकट्ठा किया है, वरना मैं तेरा ना था और तू कभी मेरा ना था। अब भी ये कह के हटिए बेनज़ीर, ये हमारी पार्टी ने यूं कर दिया है, वो कर दिया है, नून लीग ने यूं कर दिया। और नून लीग किधर है? यू आर जस्ट वन ऑफ द पार्टनर्स। तो छोड़ें, इकट्ठे तो हो गए अफसार साहब। तो क्या ये जो कानून साजी की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी माजी में भी कोशिश कर चुकी और वो ताकतवरों को ललकारती भी रही मगर कर ना सकी, क्या अब कर लेंगे ऐसा फिर? ये देखें, जो हमारे सवाल में, आपके सवाल में जो तंज है, जो क्वेश्चन है, सवाल के अंदर एक सवाल है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी से पता चलता है ना कि मुकद्दस गाय हैं यहाँ पे। तो ठीक है, फिर जो मुकद्दस गाय है, जैसे कि हसन निसार साहब ने कहा है कि वो किस्से कहानियाँ थी खुलफाए राशिदीन के ज़माने के जो किस्से थे, और हमें बैठ के यहाँ फांसी की सज़ा दे सकते हैं ये जजेस, किसी को ज़िंदगी मौत दे सकते हैं, लेकिन अपना एहतसाब किसी को करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये इतना बड़ा जो तजाद है, ये कैसे दूर होगा? फिर या तो आप फैसला कर लें कि जी ये जजेस और जो फ़ौज का इदारा है, हैदर साहब ने भी खुद नाम नहीं लिया, बिलावल साहब को तो उन्होंने कहा, तो ये तो मुकद्दस हैं। फ़ौज भी अपना निज़ाम अपने पास है उनके एहतसाब करने का, जजेस के पास भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, पार्लियामेंट को भी चाहिए कि वो अपना एक निज़ाम बना ले पार्लियामेंटेरियन और वज़रा का एहतसाब करने का, वज़ीर आज़म का। पैमरा ख़त्म कर दे, मीडिया भी अपना एहतसाब खुद कर ले। राया है, उसको पुलिस भी उठा के ले जाए, उसको रेंजर्स भी उठा के ले जाए, उसको लितर फेरें, उसको ऊपर जो मर्जी झूठे केस बना ले, उसका एहतसाब करते रहें। ठीक है, अगर आपने ये मुआशरा बनाना है इसी तरह का तो फिर ठीक है, वरना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने में तो इस अदलिया की ज़रा सी भी तराजू नहीं हिली, लेकिन इमरान खान को अदालत तक लाने में जजेस ने जिस तरह से अपना वो रवैया रखा, वो आपके सामने, मैं उसको कुछ कहना नहीं चाहता वरना फिर मुझ पे भी एतराज़ हो जाएगा। और जिस तरह से आज खान साहब ने ये कहा है कि मैं फ़लाने कॉम्प्लेक्स में मौजूद होऊंगा, अदालत को उन्होंने हुक्म दिया कि वहाँ अपनी अदालत छोड़ के वहाँ आके मेरा आप केस देख लें अगर देखना है तो ये दो रवैये में नजर नहीं आ रहे। और एक बात और मैं आखिर में कहना चाह रहा हूँ, आखिर में कि सबके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये हैदर साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि अगर नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब इमरान खान साहब के साथ भी गलत हो, लेकिन उन्होंने साथ कहा कि ज्यादती का अजाला करना चाहिए। किसने करना है ज्यादती का अजाला? हम पॉलिटिकली करेक्ट क्यों रहते हैं? हम क्यों नहीं कहते कि अदलिया को अपनी ज्यादती का अजाला खुद करना चाहिए? क्यों लोग उनके खिलाफ जलसों में बात करें? क्यों लोग सड़कों पर आएँ? खुद क्यों नहीं अदलिया को, जजेस को ये एहसास कि हमने गलत किया, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत फांसी दी, हमने नवाज शरीफ को गलत निकाला, उसे सारी उम्र के लिए सियासत से बैन किया, उसके बुनियादी हकूक मुअत्तल किए, हम इसको अजाला कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। फिर लोग वैलिड पॉइंट है। मैं इसी बात को लेके आगे जाती हूँ जो हैदर साहब ने भी बात की थी। अगर आज गलत ना हो तो उसके लिए तो खुद सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, वो बेनिफिशियरी ना बने एक दूसरे के नुकसान के लिए। शहजाद साहब, यूएस से क्या मुमकिन हो सकेगा इस मुल्क में अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून? आयशा, जिस तरह की अब नैब बना दी गई है माशाल्लाह से, ये नैब के कवानीन बदलने के बाद, और 50 करोड़ तक से कम, 50 करोड़ से ज़्यादा होगा तो वो ठीक है, उससे कम जो है उससे कोई नैब की पूछ कुछ नहीं है। फिर बहुत सारे और मामला उसके आसान कर दिए गए हैं। इस तरह की नैब को तो हर एक को जफ़ा मारना चाहिए, क्योंकि इस तरह की नैब, दोस्ताना नैब तो बड़ी कम हमारे बीच में रही है। ये दुरुस्त बात है कि एज ए मुआशरा हमारा जो एक सोशल एथिक्स है ना, वो बहुत कमज़ोर और बहुत मॉरली हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब करप्शन हमारी बुनियाद का हिस्सा, डीएनए का हिस्सा बन चुकी है। अब ये कहाँ पे जाके वो आपको कहते हैं 50 करोड़ से कम ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 3 एक हाथ 40 करोड़ के मार लिए जाएं तो कोई बुरा नहीं है। तो मेरा मतलब है इस नैब के नीचे चाहे आप जजों को ले आए चाहे किसी और को ले आए तो बिल्कुल मुनासिब है। दूसरी बात, इस नैब ने सिवाय इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के, जो कि बिल्कुल जायज़
एक मेरा हाल ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर, क्योंकि इस्तेमाल उसको इस तरीके से किया गया। अदरवाइज कौन से सियासतदान को आज तक नैब से तकलीफ पहुंची है? मेरा तो ख्याल है सबके सब आज तक कोई सजा आई कोई नहीं है सियासतदान, सारे माशाल्लाह हंसी खुशी रह रहे हैं। वो कबान जो मुकदमे हैं सब खत्म हो रहे हैं, हर चीज खत्म हो रही है। तो इस तरह की नैब तो कभी कभी किसी को मिलती है। अलबत्ता कोई फायदा हो रहा है? बुनियादी सवाल ये कि क्या हमारे मुल्क में हमारे मुआशरे में, मुल्क में नहीं मुआशरे में एहतसाब होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और बगैर किसी लगी लिपटी के होना चाहिए। लेकिन क्या हम इस काबिल हैं? क्या वो मुआशरा बन गए हैं? क्या हमारे सोशल एलीट्स, पॉलिटिकल एलीट्स तैयार हैं उस एहतसाब के लिए? ये तो जो थे जब ये सारी गालियां पड़ रही हैं नैब को, उस वक्त उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो जब ये नैब अब डीपैंग हो गया, इसके पंजे काट दी, खत्म कर दिए गए, तो अब उसके पीछे क्या रह गया? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी जाए तो ठीक है। चलें जी, इसार राना साहब, तो सवाल उठ गया इस बात पर कि क्या नैब कुछ कर पाएगा? जिनका एहतसाब होना है वो बता सकेंगे कि आए हमारा एहतसाब कर लें? देखें, ईमानदारी की बात यह है कि जितनी अदालती फेंटी पीपल्स पार्टी को पड़ी है पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं पड़ी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत से लेके और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जाने तक उन्हें रिलीफ नहीं मिला। मियाँ बरादरान को 2-3 दफ़ा रिलीफ मिल गया। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि उसी बुनियाद पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नहीं मिला था, नवाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा मिल गया था। तो उनका गिला तो ठीक है, मुझे तो उनकी मासूमियत पे भी से भी मोहब्बत है कि वो तो 5 साल में अपनी माँ को नहीं इंसाफ दिला सके जब उनकी हुकूमत थी, तो वो इतना बड़ा काम कैसे करेंगे? मैं उन्हें तो नहीं कह रहा, लेकिन पंजाबी का एक जुमला के ज़ादी कोड़ के लिए तो शतीरे नु जफे। और भाई ये इतने बड़े शतीर हैं कि इनके साथ टकराना मुमकिन ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा, आप सोच रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी बहादुरी है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर आयशा साहिबा अगर इंसाफ हो ना, जो नहीं है हमारे मुआशरे से, इंसाफ और खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है। अगर खुदा की कसम इंसाफ हो ना, जैसे चोर के हाथ काटे जाते हैं, पूरा मुल्क टुंडा फिर रहा हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो तो आइन के 50 साल सेलिब्रेट कर रहे थे, आपने कहा औकात क्या है इस सियासतदान की और पार्लियामेंटेरियन की? क्या किया है मुझे बता देना। मैं तो 5 साल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल नहीं पकड़ सके अपनी हुकूमत के दौरान, ये इतना बड़ा काम कर लेंगे? मतलब सोचने में वैसे कोई पैरे नहीं होते, लेकिन ये कि इतने सबका एहतसाब करने का इरादा जाहिर करना भी ना ही करें तो अच्छा है। नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा कि ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन अमली तौर पे उनके पास ये सहूलत मैसर नहीं है। अच्छा। वो ये इतना बड़ा इकदाम सोच तो सकते हैं, कर नहीं सकते। ये इतनी मजबूत दीवारें हैं कि एहतसाब का अमल तो 1947 से शुरू हो गया था। और दुनिया के अंदर आयशा साहिबा आप भी माशाल्लाह बहुत मुतालिया रखती हैं, आप ये देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल और पुरअमन और इंसाफ वाले मुआशरे वो हैं जहाँ पे नैब और एहतसाब की अदालतें नहीं हैं। मगर इंसाफ है, इंसाफ है, बिल्कुल इंसाफ है। और जिन मुआशरों में इंसाफ हो वहाँ पे नैब शैब बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो सियासी रगड़े लगाने के लिए बनाई जाती हैं। और आपने ये कहा कि अवाम को क्या मिलेगा नैब से, तो अवाम क्या मिला आज तक? क्या मिला आज तक? ये मिला कि अवाम के खून पसीने की कमाई से नैब के अफसरों को तनख्वाहें मिली, उनको मुराद मिली, वो लंदन जाके, अमेरिका जाके, क्या मिला? मैं कह रहा हूँ ये बड़ी बात है। वो मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें इस इदारे की जरूरत भी है। अगर ये किसी को कुछ नहीं दे रहा, उन्होंने कहा सियासतदानों को भी कोई फर्क ना पड़ा, किसी को कुछ ना हुआ, जिनका एहतसाब करते हैं और पूरे साल वो एहतसाब चलता है, नतीजा तो कुछ नहीं निकलता। बिल्कुल ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ना निकलेगा, चले कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन फिर वही बात राना सनाउल्लाह की तरह बिलावल भाई ने भी आधा सच बोला, पूरा सच नहीं बोल सकते। पूरा सच नहीं बोला, आधा कहा, मगर ज्यादा की राय ये है कि काबिल अमल ही नहीं है जो बात कह दी गई है। प्रोग्राम आपने देखा, पैनलिस्ट की राय जानी, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।